हेलो एवरीवन। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो एमबीबीएस क्लरिकल में जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सारे कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ईमेल भेजना स्टार्ट कर दिया है रिगार्डिंग देयर ऑफर लेटर। और ऑफर लेटर जो है मेल के साथ उन्होंने इनक्लोज किया हुआ है। और ये जो ऑफर लेटर है जो उन्होंने भेजा है उनको एक्सेप्ट करना है आपको बाय 11 मार्च। अगर जो इंटरेस्टेड है वो एक्सेप्ट करेंगे और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो रिजेक्ट कर देंगे। और एक्सेप्ट कैसे करना है या रिजेक्ट कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या ऑफर लेटर जो आया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से समझेंगे। और आई थिंक कि ये जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इसको मेरे से बेटर कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी अ बैंकर एंड आई हैव बीन थ्रू दी डीवी प्रोसेस। और कई बार मैंने डीवी प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी किया है बैंक की तरफ से। तो आई विल बी दी बेस्ट the person who can explain the complete DB process, complete offer letter. So ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका सिलेक्शन दूसरे बैंक्स में हुआ है, क्योंकि मोर और लेस सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो वो सारे कैंडिडेट्स इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो बिगिनर हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको इससे एक रफ आइडिया लगेगा कि आखिर क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और अभी से ही कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपना रेडी करके रखें। अब हम लोग चलते हैं ऑफर लेटर की तरफ। ये है ऑफर लेटर जो कि आप देख सकते हैं। ऑफर लेटर में पहले हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और फिर वही चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी हुई है। एक बार हिंदी में जो चीज़ें लिखी हुई है उनको मैं पढ़ देता हूँ, एक समराइज कर देता हूँ उसको। तो ये जो CRP 15 के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बैंक आपको ये नोटिफाई कर रहा है कि आपने जिस राज्य में जिस स्टेट में आपने एप्लीकेशन दिया था, जिस स्टेट के थ्रू आपने अप्लाई किया था, आपको उस स्टेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का किसी भी ब्रांचेज में या जनरल ऑफिस में ग्राहक सेवा सहयोगी यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पोस्ट पर नियुक्त हो हेतु आप योग्य हैं, ठीक है। और एज पर दी मैनेजमेंट, अगर जरूरत पड़ेगा मैनेजमेंट को तो आपको जो द्विपक्षीय समझौता यानी कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको किसी भी ब्रांचेस या ऑफिसेस में आपको पोस्ट किया जा सकता है। और जब आप CSA ज्वाइन करेंगे तो ये सारे कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे कंडीशंस क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे, या इंग्लिश में जब लिखा हुआ है तो वहाँ पर देख लेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ बाइपार्टाइट सेटलमेंट / शास्त्रीय अवार्ड। ये शास्त्रीय अवार्ड क्या होता है? पहले क्या होता था कि जो बैंक्स होती थी, तो जो बैंक में जो क्लरिकल कैडर के लोग होते थे वो लोग का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता था वो होता था एज पर दी शास्त्रीय अवार्ड, चाहे वेस्ट डिवीजन होना हो। लेकिन अब क्या है कि शास्त्रीय अवार्ड की जगह पर अब आ गया हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट। तो बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं फॉर द क्लर्क, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आप पर एप्लीकेबल होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था जब आप IBPS का फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो उन सारे इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ DV। फिर आपको ID और एड्रेस, ये दोनों आपको ID और एड्रेस प्रूफ आपको देना है। तो ID के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस विथ फोटोग्राफ, वोटर ID, ये सब चलेगा। और एड्रेस के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट, ये सब आपका चलेगा। तो जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड मैंडेटरीली बनवा लें अपना। तीसरा पॉइंट है कि आपका जो है मेडिकल फिटनेस आपको लेकर के जाना है, और जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है दैट मस्ट बी इशूड बाय सिविल सर्जन एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली, जो कि बैंक की वेबसाइट पे अपलोडेड है। हम लोग देख लेंगे
कि जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो कहाँ पर है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र डॉक्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, और जब आप सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। और आपको मेडिकल फिटनेस यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे लास्ट में मेडिकल रिपोर्ट, तो इस पर क्लिक करें और ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये फॉर्मेट पे है आपको बनवाना है फिटनेस सर्टिफिकेट, और इसी फॉर्मेट पर आपको साइन करवाना है सिविल सर्जन का। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या फिल करना है, और जो सारे टेस्ट इसमें दिए हुए हैं वो सारे टेस्ट आपको करवाना है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपके नियरेस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाना है और उनको बोलना है कि आपको जो है सिविल सर्जन से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो लोग आपको फर्दर हेल्प कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, ठीक है। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, कास्ट सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एंड सिक्योरिटी बॉन्ड, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। अब आती है फोर्थ पॉइंट। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको दिया है आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स आप पर अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और अगर आप ये सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तभी आपको एम्प्लॉय किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप CSE रिक्रूट होंगे एज ए क्लरिकल रिक्रूट होंगे बैंक में, तो आपको 6 महीने के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये प्रोबेशन जो है आपका बढ़ाया जा सकता है 3 महीने तक, ठीक है। और जब तक आप प्रोबेशन में हैं बैंक आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। एक भी अगर आप गलती करेंगे, एक भी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो बैंक आपको कभी भी टर्मिनेट कर देगी। अभी हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या केसेस हैं जब आपका बैंक प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा सकता है। फिर सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपका सर्विस जो है वो कन्फर्म माना जाएगा, ठीक है। और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपका वर्क देखा जाएगा, आपका कंडक्ट देखा जाएगा। अगर ये सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको एक लेटर दिया जाएगा रिगार्डिंग योर कंफर्मेशन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आपको लेटर आ जाएगा रिगार्डिंग योर कंफर्मेशन। अब बात आती है कि किस किस केस में प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली बात करते हैं लीव। जब आप ज्वाइन करेंगे एज अ CSA, आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो आपको हर महीने 1 महीने में एक लीव आपको मिलेगा, एक कैजुअल लीव मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी लीव नहीं मिलेगा। अब बात करें कि अगर किसी के पास कुछ इमरजेंसी हो गई तो वो क्या करेगा, तो इमरजेंसी में तो वो जा नहीं सकता है बैंक, तो उस केस में एक टर्म आता है हमारे पास बैंक्स में, लॉस ऑफ पे। डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट नाम रहता है इस टर्म का, यानी कि आप बिना पे के आपको बिना पेमेंट के आप लीव पे रह सकते हैं, यानी कि जितने दिन के लिए आप लीव पर रहेंगे उतने दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यही होता है लॉस ऑफ पे पे रहना। तो अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गया तो ऑब्वियसली है कि आप लॉस ऑफ पे पे ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई लीव तो है नहीं। तो सपोज आपने क्या किया, 15 दिन लॉस ऑफ पे पे रह गए आप, यानी कि 15 दिन आप लीव पर रह गए और 15 दिन की सैलरी तो आपको मिलनी ही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लीव लिया है 15 दिन का, ठीक है, विदाउट पे। तो इतने दिनों से आपकी जो प्रोबेशन पीरियड है वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अवेलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड विल बी ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड बाय द नंबर ऑफ डेज लीव अवेल्ड बाय यू, ठीक है। और आपका कंफर्मेशन जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा और ये एक्सटेंशन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सेपरेट लेटर से। तो ये था पहला रीज़न जो कि जेन्युइन रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप किसी तरह का मिसबिहेव करते हैं या कोई कंप्लेन आपके अगेंस्ट होता है या कोई ऐसा मिसकंडक्ट में पाए जाते हैं या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर फ्रॉड करेंगे तो बैंक आपको सीधा टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ माइनर मिसकंडक्ट वगैरह आप करते हैं तो उस केस में भी बैंक आपके प्रोबेशन को एक्सटेंड कर सकती है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। जो आपका अपॉइंटमेंट है दैट इज प्रोविजनल, यानी कि ये कंफर्म नहीं है अपॉइंटमेंट अभी भी, ठीक है। ये ऑफर लेटर आने के बाद
ये आप डीवी करवा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अपॉइंटमेंट जो है कंफर्म हो गया बैंक में। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है टू द सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल पुलिस अथॉरिटी वेयर यू आर प्रेजेंटली स्टेइंग, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की पुलिस अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कि उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस या कोई भी ऐसा हिस्ट्री नहीं है आपके अगेंस्ट। ठीक है, अब आप बात आती है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाना है। तो आपको ये सर्टिफिकेट खुद बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट खुद आपको बनवाना है। तो अब बात करें कि ये आखिर बनवाते कैसे हैं, कहाँ पे बनवाना है जा करके। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनवाने के लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है। सपोज करेक्टर सर्टिफिकेट बिहार से बनवाना है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बिहार से बनवाना है तो आपको क्या करना है, लिखना है करेक्टर सर्टिफिकेट बिहार। अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट असम से बनवाना है तो लिखना है करेक्टर सर्टिफिकेट असम, यानी कि जिस भी स्टेट से आपको बनवाना है उस स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, उसके पहले करेक्टर सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली वो पोर्टल आ जाएगा। सपोज मैंने आसाम लिखा है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं आसाम पुलिस स्व सेतु करके आया है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, फिर बना लेना है। उसी तरह अगर बिहार से बनवाना है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो ये जो भी सबसे पहले वेबसाइट आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर गृह विभाग में जाएंगे, आश्रम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, और जो पोर्टल जो खुला है ये वेब पेज, इसको सिंपली फिल कीजिए और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा बन करके। अगर बन करके नहीं आता है एट टिल द टाइम ऑफ डीवी, तो एक्नॉलेजमेंट ले जाने से भी काम आपका चल जाएगा। तो डिफरेंट स्टेट के लिए आपको सिंपली ये करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट लिख देना, उसके बाद स्टेट का नाम लिखना है और जो भी वेबसाइट खुलेगा उस पर जाके आपको अप्लाई करना हो। अब बात करें कि आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होगी, आपको काम क्या क्या करना होगा। तो जो बायपार्टाइट सेटलमेंट में जो भी ड्यूटीज़ लिखा हुआ है और फिर CSA, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे और इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि आप जो ज्वाइन करेंगे बैंक को, जो पहला 10 साल होगा, फर्स्ट 10 ईयर्स, उसमें आपको मैंडेटरली रूरल पोस्टिंग करनी है, या तो रूरल पोस्टिंग करनी है या तो सेमी अर्बन पोस्टिंग करनी है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो 3 साल के लिए रूरल में होना ही होना है या सेमी अर्बन में होना ही होना है। यूजुअली क्या होता है कि रूरल के लिए 2 साल होता है, अगर आप रूरल ब्रांच में पोस्टेड है तो 2 साल होता है, और सेमी अर्बन में पोस्टेड है तो 3 साल होता है। बैंक वाइज ये वेरी करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 साल आपको करना है, तो 3 साल आपकी पोस्टिंग आप फिक्स समझिए कि किसी रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेज में होगी ही होगी। अब बात करें करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट किससे बनवाना है और क्या फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट जो है बैंक के वेबसाइट पे दिया हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट, इस पर ओपन कीजिए, इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और इसी फॉर्मेट में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनना है। करेक्टर सर्टिफिकेट 2 चाहिए, तो मेरा सजेशन जो रहेगा कि आप पहला सर्टिफिकेट जो है एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाइए और किसी भी ब्रांच में जाइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, वहाँ के ब्रांच मैनेजर से एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो लोग साइन कर देंगे इस करेक्टर सर्टिफिकेट पर। और दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट आप जो है जब मेडिकल फिटनेस बनवाने जाएंगे तो उस सिविल सर्जन से बनवा लीजिए। ठीक है, उससे बोल दीजिएगा साइन करने, वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो किसी वीडियो के पास बनवा लीजिए, नहीं तो किसी दूसरे बैंक के मैनेजर से बनवा लीजिए। तो कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन होना चाहिए, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो योर अपॉइंटमेंट एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट इज सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे आपको, वो उसमें लिख के देंगे कि यू आर मेडिकली फिट टू ज्वाइन द सर्विसेज ऑफ द बैंक। ठीक है, तभी आपका अपॉइंटमेंट बैंक में किया जाएगा। 9 नंबर में लिखा है कि जब ज्वाइनिंग के टाइम या ज्वाइनिंग के बाद बैंक को कभी भी ये पता चलता है कि आपने सर्टिफिकेट्स में कुछ फॉर्ज किया है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपने हाइड की है, ठीक है, बैंक विल हैव द राइट टू कैंसिल योर अपॉइंटमेंट एनी टाइम। अब पॉइंट नंबर 10 उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या तो काम कर रहे हैं या उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो 2 केस बनता है, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो जिन्होंने रिजाइन दे दिया है उनके पास तो ऑब्वियसली LOC होगा और रिलीविंग लेटर होगा, तो आपको ये दोनों लेकर के जाना है। और दूसरा ऐसा है केस है जो कि अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं,
उन्होंने अभी रिजाइन नहीं दिया है, तो जो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं तो उनको क्या करना है कि एनओसी तो उनके पास होगा ही, लेकिन उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर नहीं होगा। तो उनको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ डीवी कराने के लिए जब वो जाएंगे तो वहाँ पर आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, और वो लोग आपको 2 से 3 महीना का एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, और जब आप नोटिस पीरियड सर्व कर लीजिएगा तो ऑब्वियसली आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैंक को कभी भी। अब 11 नंबर पॉइंट क्रूशियल होने वाला है कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉय हैं बैंक के, उनको बैंक किसी भी, अगर आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो 3 महीने का नोटिस, 3 महीने पहले नोटिस दे करके या 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस दे करके टर्मिनेट कर देंगे कभी भी। लेकिन अगर प्रोबेशनरी एम्प्लॉय की बात करें तो उसको 1 महीने का नोटिस, और एक अगर नोटिस नहीं देती है तो 1 महीने का सैलरी और अलाउंसेस दे करके कभी भी टर्मिनेट कर देगी। और अगर जो क्लरिकल हैं, ठीक है, अगर वो खुद से बैंक के सर्विसेज को छोड़ना चाहते हैं, वो खुद से रिजाइन करना चाहते हैं, तो उनको या तो 14 दिन एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा, यानी कि 14 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, या 14 दिन का जो आपका सैलरी और अलाउंसेस है वो देना पड़ेगा बैंक को। पॉइंट नंबर 12, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप 30 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूसली अगर आप एब्सेंट रहते हैं, बैंक ब्रांच में ज्वाइन नहीं करते हैं, ब्रांच में नहीं जाते हैं, और किसी को आप इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं इस रिगार्डिंग दिस, तो आपको बैंक क्या करेगी, 3 महीने का नोटिस या 3 महीने की सैलरी दे करके आपको टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, तो इस तरह का काम करना नहीं है, ये परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। आपके लिए सिर्फ 14 दिन का ही है भी। अगर अगर आप प्रोबेशन में है तो आपको अगर टर्मिनेट करना है बैंक को, तो बैंक आपको 14 दिन का ही नोटिस देगी, सॉरी, आपको 1 महीने का ही नोटिस देगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में इन्होंने क्लैरिफाई किया है रिगार्डिंग जो कैटेगरी, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो उनका क्लेम जो है अगर फॉल्स फाउंड होता है, अगर पता चलता है बैंक को कि आपने फेक सर्टिफिकेट दिया है SC ST या OBC का, या आपने कुछ फैक्ट्स को मिसप्रेजेंट करके ये सारे सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, इंफॉर्मेशन को हाइड करके ये सारे सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, ठीक है, और इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अटेस्टेशन फॉर्म इज फाउंड टू बी फॉल्स। अटेस्टेशन फॉर्म अब आपको फिल करना है, हम लोग देख लेते हैं पहले अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर है अटेस्टेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करें, और ये जो फॉर्म है ये आपको कंप्लीट फिल करना है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हाइड करने की बात हो रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 12, कि आपको कभी अरेस्ट किया गया है, या कभी डिटेन किया गया है, या कभी जेल में रखा गया है, या फाइन लगा गया है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा, या कोई FIR लॉज हुआ है, तो ये कुछ भी अगर ऐसा केस हुआ है जो पॉइंट नंबर 12 में दिया है, और आपने ये नहीं बताया बैंक को, अटेस्टेशन फॉर्म में लिख दिया नो, तो फिर और बाद में बैंक को पता चलता है कि आपने इंफॉर्मेशन हाइड करके रखा है यहाँ पर, तो फिर बैंक आपको टर्मिनेट कर देगी कभी भी। और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये कैसे फिल करना है, इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो का नाम है इंडियन बैंक DV फॉर्म कैसे फिल करें। हालांकि वो इंडियन बैंक का है, लेकिन सारे बैंक का जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो लगभग सेम ही होता है, इंफॉर्मेशन सेम ही सबमिट करना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 13 में यही चीज़ें थी कि जो आपका SC ST या OBC सर्टिफिकेट या अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर फाउंड होता है कि आपने फॉल्स दिया है, तो बैंक आपको क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, और बैंक जो है ये वेरिफिकेशन करवाएगी आपका बाद में, और बैंक टर्मिनेट तो करेगी, साथ में जो IPC के अकॉर्डिंग जो भी फर्दर एक्शन लेना होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट, वो भी एक्शन लेगी आप पर। हालांकि अभी IPC नहीं है, अभी BNS है। तो ये अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की। पॉइंट नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है कि पेंशन रिगार्डिंग, कि आपको पेंशन क्या होने वाला है, पेंशन कैसे क्या होगा। तो जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको NPS अकाउंट ओपन करना है अपना। NPS अकाउंट ओपन जब आप
कर लेंगे तो इसमें आपको जो अकाउंट नंबर मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रान नंबर। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे फिर। और इसमें क्या होगा कि हर महीने 10% जो आपका बेसिक प्लस डीए, आपके अर्निंग्स से, आपके सैलरी से 10% आपके बेसिक प्लस डीए का हर महीने इस अकाउंट में क्रेडिट होगा। और आपके बेसिक प्लस डीए का 14% बैंक जो है इस अकाउंट में डालेगी हर महीने। और यही जो है एक्युमुलेट हो करके आपका पेंशन का कॉर्पस बनेगा। जब आप रिटायर करेंगे तो इसी एनपीएस अकाउंट से आपको पेंशन मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 14 में यही चीज़ें लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको बॉन्ड एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, एक सर्विस बॉन्ड फिल करना पड़ेगा आपको, जिसमें कि जिसके तहत आपको 12 महीने, कम से कम 1 साल आपको बैंक छोड़ नहीं सकते हैं। अगर 1 साल में अगर बैंक छोड़ देते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको 50,000 रुपये बैंक को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सर्विस बॉन्ड बनाएंगे उसमें 12 मंथ और 50,000 दोनों का क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सर्विस बोर्ड किस फॉर्मेट में बनाना है, तो वो फॉर्मेट यहाँ बैंक के वेबसाइट पे इंडेमनिटी बॉन्ड करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो फॉर्मेट है सिक्योरिटी डिपॉजिट पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवाना है और किसी एडवोकेट के पास जाइएगा और इसको फिल करके वो खुद इसको फिल कर देंगे टाइपराइटर से। और इसमें क्या है कि सिक्योरिटी लगेगा आपको। सिक्योरिटी क्या होगा कि सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब अगर सपोज आप बैंक छोड़ रहे हैं 1 साल के अंदर, तो 50,000 रुपये आपको बैंक को देना होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपये नहीं है तो कौन गारंटी करेगा कि आपके बदले कोई तो देगा 50,000 रुपये। तो सिक्योरिटी वही काम करेगा। सिक्योरिटी मतलब कि आप अगर नहीं दे पाएंगे तो सिक्योरिटी आपके बदले बैंक को पैसा देगा। ये सिक्योरिटी जो है आपका रिलेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये जो सर्विस बॉन्ड बनाना है ये स्टैम्प पेपर पे बनेगा। ठीक है, और हर स्टेट के लिए जो स्टैम्प पेपर का कॉस्ट होता है वो अलग अलग होता है। बैंक आपको फर्दर मेल में नोटिफाई करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिहार में आपको 500 से 1,000 रुपये का बिहार के लिए होता है, तो ये आपको फर्दर बैंक नोटिफाई कर देगी कि कितने स्टाम्प पेपर, कितने अमाउंट के स्टाम्प पेपर पे ये आपको बॉन्ड भरवाना है। और ये सारा जो फॉर्म है कैसे फिल करना है इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, वहाँ उस वीडियो को जरूर देखें। फिर यहाँ पे सिक्योरिटीज जो है, सिक्योरिटी का साइन होगा और 2 विटनेस चाहिए, तो विटनेस कोई भी हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी वही होगा जो कि किसी अच्छे पोस्ट पे हो या कोई अच्छा उसका अर्निंग हो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 16 में दिया हुआ है सैलरी की। तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी जो आप ज्वाइन करेंगे, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी, स्टार्टिंग जो बेसिक पे होगा वो होगा 26,730 रुपये। एक वीडियो मैंने कल ही डाला है कि एक सीएसए का सैलरी कितना होता है, तो उसमें मैंने बेसिक पे दिया था 24,050 रुपये। तो बहुत सारे बैंक्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में 24,050 रुपये होता है और आफ्टर प्रोबेशन 26,730 रुपये होता है। ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको क्या करता है कि स्टार्टिंग में ही आपको 26,730 रुपये का बेसिक पे दे रहा है। तो जो आपकी सैलरी बनेगी तो वो 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देखें। ठीक है, कि कितना आपको सैलरी मिलने वाला है। और जो भी फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बैंक साइट पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग वाले पोर्टल पे। और किसी भी तरीके का अगर डाउट होता है इंटरप्रिटेशन में, समझने में, तो जो इंग्लिश वर्जन है इस ऑफर लेटर का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। एज अ सीएसए आप अपना जो भी बैंक का टाइम है वो बैंक के बिजनेस के लिए, ऑफिस का टाइम बैंक के बिजनेस के लिए आप काम करेंगे। और आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको ये सारा टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट है, अगर ये सारे टर्म्स कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। और प्रिंट आउट निकाल करके ये जो 7 पेजेस हैं, सारे पेजेस पे आपको क्या करना है, साइन करना है आपको। ठीक है, सारे पेजेस पे साइन करके आपको इस एड्रेस पे
ये जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र SRD, ठीक है, मुंबई। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, भेज देना है। स्पीड पोस्ट कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है आपका डेट 6 तारीख है आज, तो और 11 तारीख तक आपको ये भेजना नहीं है, 11 तारीख तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। उन लोगों के पास 11 तारीख तक आपका ये ऑफर लेटर पहुँच जाना चाहिए, तो आपके पास समय नहीं है। 6 तारीख आज हो गया, तो जिस भी मीडियम से हो, स्पीड पोस्ट हो या जो भी पोस्ट की मीडियम से हो, आप इस एड्रेस पे भेज दें। आज ही आप भेज दें इस निकाल करके, क्योंकि फिर जाने में भी पहुँच समय लगेगा। और इन्होंने साफ लिख दिया है कि अगर इसके बाद, इस 11 तारीख के बाद अगर ये लेटर, आपका साइंड लेटर जो है पहुँचता है, तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मंजूर किया जाएगा, ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो हार्ड कॉपी आप तो भेजेंगे ही, प्लस में उस हार्ड कॉपी को जो प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसको ड्यूली साइन करके उसको स्कैन कर दीजिएगा, और स्कैन करके इस मेल पर, ये जो मेल लिखा हुआ है यहाँ पर भी भेज दीजिएगा, यू मे सेंड, ठीक है। तो सेंड कर ही दीजिएगा। और सेंड करने वक्त क्या आपको ईमेल लिखना है, वो ईमेल का जो फॉर्मेट है मैंने अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाली वीडियो में बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो आप वो वीडियो आप देख लीजिएगा जा करके। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड आफ्टर 11 मार्च के बाद अगर पहुंचता है वहाँ पे आपका ऑफर लेटर, तो दैट विल नॉट बी वैलिड एंड विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्शन ऑफ ऑफर। तो आपको देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आज प्रिंट आउट करवाना है और आज ही जा करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है और जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो इन ड्यू कोर्स आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नहीं प्रोड्यूस करते हैं एट द नेम ऑफ DV, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। अब बात करते हैं NPS की, जो अभी मैंने बता रहा था मैं। आपको क्या करना है कि प्रान नंबर ज्वाइनिंग के टाइम आपको सबमिट करना है, यानी कि आपको NPS अकाउंट जो है ये खुद से ओपन करवाना है। कई सारे बैंक जो है NPS अकाउंट खुद से ओपन कर देती है, लेकिन आपको NPS के लिए खुद अप्लाई करना है। NPS के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपका वेबसाइट दिया हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। सिंपली गूगल पर सर्च कीजिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र NPS, ये जो वेबसाइट आएगा आपका, ठीक है। NPS न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको, और रजिस्ट्रेशन पे जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है NPS का। और जब आप NPS के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको प्रान नंबर जनरेट होने में समय लगता है, 14-15 दिन का टाइम लगता है। तो जितना जल्दी हो सके आप NPS के लिए रजिस्टर कर दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ये ऑफर लेटर यहीं पर ख़त्म होता है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और किसी तरह का क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। और वो सारे कैंडिडेट्स, वो सारे एस्पायरेंट्स जो जिनका कि दूसरे बैंक में सिलेक्शन हुआ है, वो सभी लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले भी ज्वाइन करें। और किसी तरह का कोई दिक्कत है आप तो पर्सनली मुझसे जा करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे बैंक्स का अभी ऑफर लेटर आना बाकी है, तो वो सारे कैंडिडेट्स जब भी ऑफर लेटर आता है उनके पास, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ऑफर लेटर अगर आप मुझे हो सकता है तो इन्फॉर्मेशन हाइड करके भेज सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूँ, ताकि सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प मिल सके इनसे। ये मेरा चैनल है, इस पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। और प्लेलिस्ट में जो IBPS क्लर्क एंड PO बैंक वाइज ज्वाइनिंग प्रोसेस का प्लेलिस्ट है, इस पे जाइएगा। इस पे सारे बैंक्स का आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस, PO लोगों का और सभी लोगों का इसमें दिया हुआ है। और ये जो है इंडियन बैंक PO फॉर्म फिलिंग गाइड, इसको जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी फॉर्म्स रिकॉर्ड होते हैं सारे बैंक्स के लिए सेम ही होता है, उसको कैसे फिल करना है मैंने इसमें बता के रखा है। और ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आपको ये फर्स्ट मेल आया है। अभी फर्दर और भी मेल आने बाकी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए वेबसाइट पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी बैंक आपको मेल भी करेगा। तो
इसलिए ये दोनों वीडियो आप देखिएगा कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आगे कोई भी मेल अगर आता है तो आप मुझे पर्सनली बताइए, ठीक है। आई विल मेक अ वीडियो, और जिससे कि सबको हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।